आज हम सीखेंगे आनुवंशिकता से संबंधित कुछ मूल अवधारणाएं। प्रत्येक जीव जनन के प्रक्रम से अपने जैसे अन्य जीव की उत्पत्ति करता है। उत्पन्न नए जीव को हम संतति यानी ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी कहते हैं तथा संतति उत्पन्न करने वाले जीवों को जनक यानी पेरेंट कहते हैं। दिखने में संतति अपने जनक से मेल खाती है, लेकिन वह पूर्ण रूप से जनक की सत्य प्रतिलिपि नहीं होती। जब हम संतति और जनक के समान होने की बात करते हैं, तो इसका अर्थ हम उन विशेषताओं की बात करते हैं जो जनक और संतति में समान है। दिखाई देने वाले विभिन्न विशेषताओं को हम लक्षण यानी ट्रेट कहते हैं। जैसे मानव के संदर्भ में ये सभी लक्षण हैं। जनन के प्रक्रम में युग्मकों के माध्यम से इन लक्षणों को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में पहुंचाया जाता है। विभिन्न लक्षणों का जनक से संतति में पारगमन यानी ट्रांसफर आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी कहलाता है। अन्य शब्दों में एक पीढ़ी के लक्षण दूसरी पीढ़ी को वंशानुगत यानी इनहेरिट होने को ही हम आनुवंशिकता कहते हैं। यदि हम किसी स्पीशीज की समष्टि के जीवों को देखें तो वे एक जैसे दिखाई नहीं देते। उनका आधारभूत ढांचा तो समान होता है, लेकिन वे ऊंचाइयों, रूप, रंग जैसे लक्षणों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। किसी स्पीशीज के जीवों में पाई जाने वाली भिन्नताएं विभिन्नताएं यानी वेरिएशंस कहलाती है। पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्नताओं का भी संचयन होता है। जैसे मान लीजिए, यह एक काल्पनिक जीवाणु है जो अलैंगिक जनन से दो जीवों को उत्पन्न करता है, जिनमें जनक के लक्षणों के साथ कुछ विभिन्नताएं भी उत्पन्न होती है। इनमें से प्रत्येक जीव अन्य दो जीवों को उत्पन्न करता है, जिनमें जनक के लक्षण के साथ अन्य विभिन्नताएं भी उत्पन्न होती है। इसी तरह पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों तथा विभिन्नताओं की वंशानुगति होती है। लैंगिक जनन में अलैंगिक जनन से अधिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। इसका कारण आप स्वयं ज्ञात कीजिए। मान लीजिए किसी पेड़ पर लाल कीट की एक प्रजाति रहती है। पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाले विभिन्नताओं से उस कीड़े की समष्टि में हरे रंग के कीट भी उत्पन्न होते हैं। मान लीजिए यदि उस पेड़ पर पक्षी रहने आए तो वह लाल कीटों को आसानी से ढूंढ सकते हैं और खा सकते हैं, लेकिन हरे कीट पत्तों के रंग में स्वयं को छिपा सकते हैं। इस तरह कीट की स्पीशीज के बचने की संभावना बनी रहेगी। इस तरह विभिन्नताएं प्रजाति की उत्तरजीविता में सहायता करती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जनन में आने वाली विभिन्नताएं जैव विकास यानी इवोल्यूशन का आधार है। चलिए आनुवंशिकता की कार्यविधि यानी मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी को समझें। जीवों का शरीर कोशिकाओं से बना होता है। कोशिकाओं के केंद्रक में डीएनए होता है। जिस प्रकार रसोई की किताब भोजन बनाने की सूचना का स्रोत होती है, उसी प्रकार डीएनए प्रोटीन संश्लेषण की सूचना का स्रोत होता है। रसोई की किताब में जिस प्रकार किसी विधि से भोजन बनाने की सूचना प्राप्त होती है, उसी प्रकार डीएनए के विशेष खंड से प्रोटीन संश्लेषण की सूचना प्राप्त होती है। इस खंड को हम उस प्रोटीन का जीन कहते हैं तथा इसमें निहित सूचना को आनुवंशिक कूट यानी हेरिडिटरी कोड कहते हैं। किसी प्रोटीन का जीन उस प्रोटीन के संश्लेषण का नियंत्रण करता है, जिसके कारण विशिष्ट लक्षण की अभिव्यक्ति होती है। इस तरह लक्षणों की अभिव्यक्ति जीन द्वारा नियंत्रित होती है। इसलिए जीन को हम आनुवंशिकता की इकाई यानी यूनिट ऑफ हेरिडिटी कहते हैं। अधिकतर जीवों के सभी लक्षणों का कूट जीन के रूप में डीएनए में निहित होता है। इसलिए जनन के दौरान डीएनए के स्थानांतरण से एक पीढ़ी के लक्षणों को दूसरी पीढ़ी में पहुंचाया जाता है। इसलिए हम डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ यानी हेरिडिटरी मटेरियल कहते हैं। कोशिका में डीएनए कुछ अन्य पदार्थों के साथ मिलकर पतली लंबी सूत्र रूपी संरचना बनाते हैं। इसे हम गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम कहते हैं। चूंकि जीन डीएनए का खंड है, इसलिए वे गुणसूत्र के
विशेष स्थान पर पाए जाते हैं। कोशिका में गुणसूत्र अत्यधिक संघनित होते हैं, जिससे केंद्रक बनता है। किसी जीन के भिन्न रूप हो सकते हैं जो भिन्न लक्षणों का नियंत्रण करते हैं। एक ही जीन के विभिन्न रूपों को हम युग्म विकल्पी या एलील कहते हैं। जैसे ऊंचाई के लक्षण के लिए लंबाई यानी टॉल का जीन और बौनेपन यानी ड्वार्फ का जीन एलील है। आनुवंशिकता को समझने के लिए इन्हें हम अक्षरों में दर्शाते हैं। यहाँ लंबाई और बौनापन किसी जीन के भिन्न लक्षण हैं। इन्हें हम विपर्यास लक्षण यानी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कहते हैं। किसी जीव में युग्म विकल्पी समान हो सकते हैं या भिन्न भी हो सकते हैं। ऐसे जीव जिसमें एक लक्षण के लिए समान युग्म विकल्पी होते हैं समयुग्मजी यानी होमोजाइगस कहलाते हैं, तथा ऐसे जीव जिसमें एक लक्षण के लिए भिन्न युग्म विकल्पी होते हैं विषम युग्मजी यानी हेटेरोजाइगस कहलाते हैं। ध्यान रहे, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीन, विभिन्नता तथा आनुवंशिकता का अध्ययन करते हैं, आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स कहलाता है। एक पहाड़ी पर सफेद खरगोश की समष्टि यानी पॉपुलेशन रहती है। कुछ समय बाद वहां एक लोमड़ी रहने आती है। लोमड़ी अपनी उत्तरजीविता के लिए इन खरगोशों का शिकार करती है। धीरे धीरे पहाड़ी पर खरगोशों की संख्या कम होते जाती है। मान लीजिए सफेद खरगोशों के जनन के दौरान खरगोशों के रंग में विभिन्नता का उद्भव होता है। इस कारण अब खरगोशों की समष्टि में भूरे खरगोश भी दिखाई देते हैं। भूरे खरगोश अपना भूरा रंग अपनी संतान यानी प्रोजेनी को देंगे, जिसके कारण इनकी सारी संतति का रंग भूरा होगा। यहाँ सफेद खरगोशों की संख्या भूरे खरगोशों की संख्या की तुलना में अधिक है, इसलिए इस स्थिति में सफेद रंग एक सामान्य लक्षण है। कुछ पीढ़ियों पश्चात सफेद खरगोशों की संख्या भूरे खरगोशों की तुलना में अत्यधिक कम हो जाएगी। इस तरह प्रारंभ में खरगोशों की समष्टि में सफेद रंग एक सामान्य लक्षण अवश्य था, लेकिन अब यह एक दुर्लभ लक्षण बन गया है। जबकि प्रारंभ में भूरा रंग एक दुर्लभ लक्षण था, जो कि अब एक सामान्य लक्षण यानी कॉमन कैरेक्टर बन गया है। कुछ पीढ़ियों पश्चात सफेद खरगोशों की संख्या भूरे खरगोशों की तुलना में अत्यधिक कम हो जाएगी। यहाँ सफेद रंग के खरगोश की तुलना में भूरे रंग के खरगोशों को उनके रंग के कारण उत्तरजीविता का लाभ मिल रहा है। इस तरह प्रारंभ में खरगोशों की समष्टि में सफेद रंग एक सामान्य लक्षण अवश्य था, लेकिन अब यह एक दुर्लभ लक्षण बन गया है। जबकि प्रारंभ में भूरा रंग एक दुर्लभ लक्षण था, जो कि अब एक सामान्य लक्षण यानी कॉमन कैरेक्टर बन गया है। यदि भूरे रंग की विभिन्नता का उद्भव न हुआ होता, तो इस स्थिति में खरगोश की समष्टि विनाश के कगार पर पहुंच चुकी होती। लेकिन भूरे रंग की विभिन्नता के कारण अब खरगोश की समष्टि को उत्तरजीविता का लाभ प्राप्त हो रहा है। ऐसे परिवर्तन जो जीव को पर्यावरण में उत्तरजीविता का लाभ देते हैं, अनुकूलन यानी अडैप्टेशन कहलाते हैं। इसी तरह यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात सामने आती है। क्या आप बता सकते हैं वह क्या है? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। पहाड़ी पर लोमड़ी के आने से यह परिवर्तन हुआ है। यदि पहाड़ी पर लोमड़ी न आई होती तो स्थिति कुछ अलग होती। यानी कि इस स्थिति में प्रकृति ने भूरे रंग की समष्टि का चयन किया है। इसी तरह प्रकृति में उत्तरजीविता के लिए तथा जनन के लिए उन जीवों का चयन किया जाता है जिनमें बदलते पर्यावरण के अनुसार आवश्यक अनुकूलन होते हैं। इसी को हम प्राकृतिक चयन कहते हैं। प्राकृतिक चयन एक प्रक्रिया है जिसमें अनुकूल लक्षणों यानी अडैप्टिव कैरेक्टर्स वाले जीवों के जनन की संभावना अधिक होती है। इससे हम समझते हैं कि प्राकृतिक चयन जीवों को विकास यानी इवोल्यूशन की ओर ले जा रहा है।
प्राकृतिक चयन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने बनाया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि सभी जीव विभिन्न आवश्यकताओं जैसे जगह, भोजन और आश्रय के लिए तथा विपरीत स्थितियों में जीवित रहने के लिए आपस में प्रतियोगिता करते हैं। ऐसे जीव जो आवश्यक अनुकूल दर्शाते हैं, वे इस प्रतियोगिता में जीत जाते हैं और जीवित रहते हैं। जैसे कि कुछ जीवों की ऊंचाई ज्यादा होती है, इस कारण वे ऊंचे पेड़ों के पत्ते और फल खा सकते हैं, जो कि कम ऊंचाई वाले जीव नहीं कर पाते। ऐसे ही कुछ जीवों की चमड़ी मोटी होती है, इसलिए वे ठंडे प्रदेश में रह सकते हैं, लेकिन पतली चमड़ी वाले जीव ठंडे प्रदेश में नहीं रह पाते। जीवित जीव जनन करते हैं, जो अपने विभिन्नताओं के साथ नई स्पीशीज का निर्माण करते हैं। इस तरह प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास होता है। अब मान लीजिए पहाड़ी पर भूरी आंखों वाले खरगोश रहते हैं। विभिन्नता के कारण खरगोश की समष्टि में नीली आंखों वाले खरगोश उत्पन्न होते हैं। इस बार खरगोशों में केवल आंखों का रंग बदल गया है, इसलिए लोमड़ी सभी खरगोशों का शिकार कर सकती है। इससे खरगोश की समष्टि का आकार छोटा हो जाता है, यानी खरगोशों की संख्या कम हो जाती है। एक दिन पहाड़ी पर ज्वालामुखी फटने के कारण बहुत से खरगोश मारे जाते हैं, परंतु संयोग से कुछ नीली आंखों वाले खरगोश बच जाते हैं। अब इनकी समष्टि धीरे धीरे बढ़ती है, जिसमें ज्यादातर खरगोशों की आंखें नीली है। इस तरह खरगोश की समष्टि में अचानक हुई दुर्घटना के कारण भूरी आंखों का लक्षण, जो पहले सामान्य था, अब दुर्लभ हो गया है, तथा नीली आंखों का लक्षण, जो दुर्लभ था, अब सामान्य हो गया है। यहाँ नीली आंखों वाले खरगोशों का दुर्घटना से बचना मात्र एक संयोग था, जिससे खरगोश की समष्टि बच गई। इस स्थिति में आंखों के रंग में भिन्नता आने से उत्तरजीविता में कोई सहायता नहीं हुई। यह दुर्घटना के कारण भूरे रंग के सामान्य लक्षण में परिवर्तन आया। इसी को दूसरे शब्दों में हम कहते हैं कि दुर्घटना के कारण भूरे रंग की जीन की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन में परिवर्तन हुआ। इस तरह मात्र संयोग से किसी जीन की आवृत्ति में यादृच्छिक रूप से परिवर्तन होना आनुवंशिक अपवाद यानी जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाता है। आनुवंशिक अपवाद जीव की समष्टि के आकार से सीधा संबंध रखता है। यदि समष्टि का आकार छोटा होगा तो आनुवंशिक अपवाद अधिक होगा। इसलिए जीव की समष्टि में जीवों की संख्या इतनी अधिक अवश्य चाहिए ताकि अचानक होने वाली दुर्घटना से अधिक जीवों के बचने की संभावना होगी और इस तरह जीन की आवृत्ति पर अधिक प्रभाव नहीं होगा, अर्थात आनुवंशिक अपवाद नहीं होगा। इसी तरह आनुवंशिक अपवाद जीवों की समष्टि में विविधता यानी डाइवर्सिटी को प्रभावित करता है और साथ ही साथ जीवों के विकास यानी इवोल्यूशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आपकी प्राकृतिक चयन और आनुवंशिक अपवाद की समझ बन गई होगी। तो एकल संकर क्रॉस। यह राहुल का परिवार है, जिसमें राहुल और राहुल की माता की आंखों का रंग भूरा है और राहुल के पिता की आंखों का रंग नीला है। तो क्या आप बता सकते हैं राहुल की आंखों का रंग नीला क्यों नहीं है? इस सवाल का जवाब हमें मेंडल के एक संकर क्रॉस प्रयोग से मिलता है। चलिए इसे समझें। विपर्यासी लक्षणों का एक युग्म वाले गार्डन मटर के दो पौधों का संकरण एकल संकर संकरण या एकल संकर क्रॉस यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। जैसे ऊंचाई के लक्षण के लिए लंबाई और बौनापन विपर्यास लक्षण है। मेंडल ने एक लंबे पौधे का संकरण बौने पौधे के साथ कराया और प्राप्त बीजों से प्रथम संतति पीढ़ी यानी फर्स्ट फिलियल जनरेशन F1 पीढ़ी उत्पन्न की। इस पीढ़ी के सभी पौधे लंबे थे। फिर उसने F1 पीढ़ी के पौधों का स्वपरागण करके द्वितीय संतति पीढ़ी F2 पीढ़ी के पौधे उगाए।
F1 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे थे, लेकिन F2 पीढ़ी के लंबे पौधों का बौने पौधों से अनुपात 3:1 था। कोई भी पौधा बीज की ऊंचाई यानी मझोले कद का नहीं था, यानी लंबेपन तथा बौनेपन की सूचना किसी वस्तु के रूप में बिना किसी बदलाव के जनक पीढ़ी से F1 पीढ़ी में तथा F1 पीढ़ी से F2 पीढ़ी में पहुंचाई गई होगी। इस आधार पर मेंडल ने प्रस्तावित किया कि जनक से युग्मक के माध्यम से कोई वस्तु बिना किसी बदलाव के संतति को वंशानुगत होती है, जो संतति में विशेष लक्षण का विकास करती है। मेंडल ने इस वस्तु को कारक यानी फैक्टर कहा। इसे ही हम जीन कहते हैं। इस तरह कारक यानी जीन ही आनुवंशिकता की इकाइयां हैं। F1 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे थे, लेकिन F2 पीढ़ी में लंबे और बौने पौधों का मिश्रण था। इसका अर्थ यह है कि F1 पीढ़ी के पौधों में जनक पीढ़ी से लंबाई और बौनापन दोनों लक्षणों की वंशानुगति हुई होगी, यानी ऊंचाई के लक्षण के लिए लंबाई और बौनेपन दोनों के कारक उपस्थित होंगे, लेकिन अभिव्यक्ति सिर्फ लंबाई के लक्षण की हुई। इस समझ से मेंडल ने प्रभावित का नियम यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस प्रस्तावित किया, जिसके अनुसार प्रत्येक जीव में लक्षणों का नियंत्रण कारक करते हैं। लैंगिक जनन में 2 जनकों के भाग लेने के कारण कारक जोड़े में पाए जाते हैं। किसी लक्षण के भिन्न रूप होते हैं, इसलिए उस लक्षण के कारकों के भी भिन्न रूप होते हैं। इन्हें हम युग्म विकल्पी या एलील कहते हैं। कारकों के इस जोड़े में एलील समान हो सकते हैं या भिन्न भी हो सकते हैं। यदि किसी लक्षण के कारकों के जोड़े में दोनों सदस्य असमान हो, तो किसी एक कारक की अभिव्यक्ति होती है। वह कारक जिसकी अभिव्यक्ति होती है उसे प्रभावी कारक या प्रभावी जीन यानी डोमिनेंट फैक्टर और डोमिनेंट जीन कहते हैं, और उसके द्वारा अभिव्यक्त किए गए लक्षण को प्रभावी लक्षण यानी डोमिनेंट ट्रेट कहा जाता है। वह कारक जिसकी अभिव्यक्ति नहीं होती उसे अप्रभावी कारक यानी रिसेसिव फैक्टर या रिसेसिव जीन कहते हैं। इस तरह प्रभावी कारक की केवल एक प्रतिप्रभावी लक्षण की अभिव्यक्ति सुनिश्चित करता है। इसी तरह अप्रभावी लक्षण के अभिव्यक्ति के लिए कारकों के जोड़े में दोनों कारक अप्रभावी होना आवश्यक है। इसी तरह F2 पीढ़ी में लंबे और बौने दोनों तरह के पौधे दिखाई दिए। कोई भी पौधा मझोले कद का नहीं था, यानी कि लंबे और बौने लक्षण का मिश्रण दिखाई नहीं दिया। इस समझ के आधार पर मेंडल ने पृथक्करण का नियम यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन प्रस्तुत किया। इसके अनुसार किसी लक्षण के एलील का एक दूसरे के साथ संदूषण नहीं होता, यानी कि जोड़े में किसी लक्षण के एलील शुद्धता के साथ रहते हैं। युग्मकों के निर्माण के दौरान एलील के जोड़े का पृथक्करण यानी विसंयोजित होकर प्रत्येक युग्मक को दोनों में से सिर्फ एक एलील शुद्ध रूप में प्राप्त होता है। इस तरह युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या अन्य कोशिकाओं की तुलना में आधी होती है। निषेचन के समय नर युग्मक और मादा युग्मक के एलील फिर से जोड़ा बना लेते हैं और इस प्रकार गुणसूत्रों की संख्या सामान्य हो जाती है। वंशागति को पनेट वर्ग के माध्यम से समझा जा सकता है। इसमें हम नर और मादा के युग्मक ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रूप में व्यवस्थित करते हैं और संभव संयोजन यानी कॉम्बिनेशंस ज्ञात करते हैं। हम प्रभावी कारक को बड़े अक्षर से तथा अप्रभावी कारक को छोटे अक्षर से दर्शाते हैं। जैसे लंबाई यानी टॉलनेस बड़े टी से तथा बौनेपन छोटे टी से निरूपित किया जा सकता है। पैतृक पौधे शुद्ध वंश के होने के कारण हम ऊंचाई के कारकों यानी जीन का जोड़ा इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। पृथक्करण के नियम के अनुसार जोड़े में स्थित कारक पृथक हो जाते हैं। इन दोनों का क्रॉस करने पर प्राप्त F1 पीढ़ी के जीन का जोड़ा असमान होगा, इसलिए प्रभावी लक्षण लंबाई अभिव्यक्त होगा। F1 पीढ़ी के पौधों का स्वपरागण करने पर
उत्पन्न F2 पीढ़ी के पौधों में जीन युग्म इस प्रकार होंगे। चूंकि लंबाई का लक्षण प्रभावी लक्षण है, इसलिए ये पौधे लंबे होंगे तथा उन पौधों में जिनमें दोनों अप्रभावी कारक है वे बौने उत्पन्न होंगे। किसी भी जीव के शारीरिक रूप से व्यक्त लक्षणों जैसे लंबाई और बौनापन को फिनोटाइप कहा जाता है और इन लक्षणों के अनुपात को फिनोटाइप अनुपात कहते हैं। यहाँ फिनोटाइप अनुपात 3:1 है। इसी तरह वे कारक या जीन जो लक्षणों का नियमन करते हैं जीनोटाइप कहलाते हैं। लेकिन यदि हम इन पौधों के आनुवांशिक रचना की बात करें तो हमें इनका जीनोटाइप अनुपात इस प्रकार प्राप्त होता है। अब क्या आप बता सकते हैं कि यदि गोल बीज वाला लक्षण प्रभावी हो और इसे बड़े आर से दर्शाए तथा मुरझाया बीज वाला लक्षण अप्रभावी हो और इसे छोटे आर से दर्शाए, तो इस जीनोटाइप वाले पौधे का आर जीनोटाइप वाले पौधे से संकरण करने पर परिणाम क्या प्राप्त होगा? पनेट वर्ग के माध्यम से ज्ञात कीजिए। महत्वपूर्ण बातें तथा वंशागत और उपार्जित लक्षणों के बारे में। 3.5 बिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवन नहीं था, लेकिन आज पृथ्वी पर पादपों और जंतुओं की करोड़ों स्पीशीज उपस्थित है। इनमें सरलतम जीव जैसे जीवाणु से लेकर जटिल शारीरिक संगठन वाले जीव जैसे मनुष्य सम्मिलित है। इनमें कई जीव ज्वालामुखी जैसे अत्यधिक उष्ण स्थानों पर तथा कई जीव पृथ्वी के ध्रुवों जैसे अत्यधिक ठंडे स्थानों पर उपस्थित है। आपके विचार में पृथ्वी पर इतनी सारी जैव विविधता किस प्रकार उत्पन्न हुई होगी? सोचिए। इसका जवाब हमें विकास यानी इवोल्यूशन के अध्ययन से प्राप्त होता है। यह पता करने के लिए कि जीवों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, हमें समय में पीछे जाते हुए विभिन्न स्पीशीज की उत्पत्ति किस प्रकार हुई यह जानना होगा। इसे समझने के लिए हम जीवों की बाह्य आकृति तथा व्यवहार को आधार मानते हैं। किसी जीव की बाह्य आकृति तथा व्यवहार का विवरण उसका अभिलक्षण यानी कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाता है। उदाहरण के लिए विभिन्न जीवों के 4 पाद होते हैं, यह एक अभिलक्षण है। पादप प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, यह भी एक अभिलक्षण है। हम समान अभिलक्षणों के आधार पर जीवों का वर्गीकरण कर सकते हैं। उदाहरण के लिए सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं से बना है, इसलिए हम सभी जीवों को पहले स्तर पर रख सकते हैं। अगले स्तर पर हम ऐसे अभिलक्षण देखेंगे जो अधिकतम जीवों में उभयनिष्ठ है, सभी में नहीं। जैसे अधिकतम जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक होता है, लेकिन जीवाणुओं की कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता। फिर हम उन जीवों में जिनके केंद्रक है को एक कोशिक जीव और बहुकोशिक जीव इन समूहों में वर्गीकृत करेंगे। अगले स्तर पर हम बहुकोशिक जीवों का वर्गीकरण प्रकाश संश्लेषण के आधार पर कर सकते हैं। फिर हम अगले स्तर पर शरीर संरचना को ध्यान में ले सकते हैं। इस तरह यहाँ आप एक पदानुक्रम विकसित होता देख सकते हैं, जहाँ एक जैसे जीवों को एक समूह में रखा गया है। यह पदानुक्रम हमें एक ऐसी स्थिति में ले जाएगा जहाँ हमें ज्ञात होगा कि जीवन की उत्पत्ति अजैव पदार्थों से हुई है। यदि हम पदानुक्रम को देखेंगे तो हमें ज्ञात होगा कि पीढ़ी दर पीढ़ी डीएनए प्रतिरूप बनाने में होने वाली गलतियों तथा लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप जीवों में सूक्ष्म परिवर्तन आए हैं और इसके परिणाम स्वरूप विभिन्नताओं की उत्पत्ति हुई है, जिससे विभिन्न स्पीशीज उत्पन्न हुई। हम यह भी देख सकेंगे कि प्रकृति में आने वाले परिवर्तनों के लिए वे स्पीशीज जो अनुकूल थी बच गई, जबकि स्पीशीज जो अनुकूल न थी उनका विनाश होता गया। जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी धीमी गति से होने वाले परिवर्तन को ही हम विकास यानी इवोल्यूशन कहते हैं। विकास से हमारा अभिप्राय जैव विविधता का निर्माण तथा प्रकृति द्वारा चयन से है। ध्यान रहे, इसका अभिप्राय प्रगति से नहीं है। उदाहरण के लिए जीवाणु मनुष्य से प्राचीन जीव है। जीवाणु की शरीर संरचना
मनुष्य की शरीर संरचना की तुलना में अत्यधिक सरल है, लेकिन कुछ जीवाणु अत्यधिक गर्मी में जीवित रह सकता है, मनुष्य नहीं। तो क्या यह कहना उचित होगा कि मनुष्य जीवाणु से अधिक प्रगत या विकसित है? इस पर अपने दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए। अब आइए विकास के एक और पहलू की चर्चा करें। कुछ लक्षणों जैसे ऊंचाई, नाक का आकार, वर्णांधता, डिंपल का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पारगमन होता है। ऐसे लक्षण वंशागत लक्षण यानी इनहेरिटेड ट्रेट्स कहलाते हैं। वंशागत लक्षण जीव की जनन कोशिका यानी युग्मकों के डीएनए में संगठित होते हैं, इसलिए इनका पीढ़ी दर पीढ़ी पारगमन होता है जो जीव को विकास की ओर ले जाते हैं। वे लक्षण जैसे नृत्य कला, वजन, बालों का रखरखाव जिन्हें जीव अपने जीवन काल में अर्जित करता है, इन्हें उपार्जित लक्षण यानी एक्वायर्ड ट्रेट्स कहते हैं। उपार्जित लक्षणों से कायिक ऊतकों यानी नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यूज में परिवर्तन होते हैं, लेकिन इससे युग्मकों के डीएनए में निहित सूचना में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। इस तरह जनन के दौरान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को उपार्जित लक्षणों की वंशागति नहीं होती, यानी कि इन लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी पारगमन नहीं होता। चूंकि उपार्जित लक्षणों की वंशागति नहीं होती, इसलिए हम इन उपार्जित लक्षणों से कायिक ऊतकों में आए परिवर्तन को विकास नहीं कह सकते। इस तरह से ये लक्षण जीव को विकास की ओर नहीं ले जाते। अब आपके लिए एक दिलचस्प सवाल। यदि राहुल के माता पिता की कर्णपाली जुड़े हुए हैं तथा वे दोनों अच्छे तैराक हैं, तो राहुल के संदर्भ में क्या सत्य है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। कर्णपाली का जुड़ा होना वंशागत लक्षण है, जबकि तैरना आना उपार्जित लक्षण है, इसलिए दूसरा ऑप्शन सही जवाब है। हम जानते हैं कि लैंगिक जनन में संतति को जनक के लक्षणों के साथ कुछ विभिन्नताएं यानी वेरिएशंस भी वंशानुगत यानी इनहेरिट होती है। इन विभिन्नताओं के कारण संतति में कुछ ऐसे लक्षणों का विकास होता है जो उसे जनकों से अलग बनाती है। इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी जीवों के लक्षणों में छोटे छोटे परिवर्तन आना सूक्ष्म विकास कहलाता है। सूक्ष्म विकास जीव की समष्टि के सामान्य लक्षणों में परिवर्तन अवश्य लाते हैं, लेकिन वे आपस में अंतः प्रजनन यानी इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं तथा जननक्षम संतति यानी फर्टाइल ऑफस्प्रिंग उत्पन्न कर सकते हैं। जीवों का ऐसा समूह जिससे सभी जीव जनन कर सकते हैं तथा जननक्षम संतति का निर्माण कर सकते हैं स्पीशीज कहलाते हैं। मानव यानी ह्यूमन बीइंग्स एक स्पीशीज है जो होमो सेपियन सेपियन के नाम से जानी जाती है। आप कुछ और स्पीशीज को पता करके इनके वैज्ञानिक नाम अवश्य ज्ञात कीजिए। कई बार विभिन्न कारणों से जीवों के विद्यमान स्पीशीज दो ऐसे समूह बन जाते हैं जो एक दूसरे के साथ अंतः प्रजनन नहीं कर सकते या जननक्षम संतति उत्पन्न नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि विद्यमान स्पीशीज से नई स्पीशीज का निर्माण हुआ है, यानी कि जाति उद्भवन यानी स्पीशिएशन हुआ है। चलिए उन विभिन्न कारकों की चर्चा करें जिनके अंतर्गत जाति उद्भवन होता है। प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल सिलेक्शन। किसी जीव की समष्टि में विभिन्नताएं होती हैं। जीव के पर्यावरण में अनेक परिवर्तन होते रहते हैं। इन परिवर्तनों में केवल वे जीव जीवित रहते हैं जिनमें बदलते पर्यावरण के लिए उपयुक्त अनुकूलन है। वे जीव जिनमें उपयुक्त अनुकूलन नहीं है धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। जीवित रहने वाले जीव लाभप्रद लक्षणों को अपनी संतति में वंशानुगत करती है। पीढ़ी दर पीढ़ी इन विभिन्नताओं के संचयन से जीव की समष्टि का विकास तो होता है, लेकिन कई बार इससे जीव की समष्टि में इस प्रकार परिवर्तन आता है कि नई पीढ़ी पहले की पीढ़ी के साथ अंतः जनन करने में सक्षम नहीं रहती। हम कहते हैं कि नई पीढ़ी का उदय हुआ है, यानी कि जाति उद्भवन हुआ है। आनुवंशिक अपवाद यानी जेनेटिक ड्रिफ्ट। किसी जीव की समष्टि में किसी लक्षण के लिए विभिन्न एलील होते हैं।
किसी स्पीशीज के जीवों में विद्यमान एलीलों के समुच्चय को जीन पूल कहते हैं। यदि किसी जीव की समष्टि छोटी हो तो अचानक होने वाली घटनाओं जैसे प्राकृतिक आपदाओं के कारण एलील के आवृत्ति में यादृच्छिक रूप से परिवर्तन होता है, जिसे हम आनुवंशिक अपवाद यानी जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। इसके कारण आनुवंशिक रूप से नई समष्टि प्रारंभिक समष्टि से भिन्न हो जाती है। कई बार नई समष्टि का विकास इस प्रकार होता है कि एक नई स्पीशीज का उदय होता है। यदि समष्टि का आकार बड़ा होगा तो अचानक होने वाली घटनाओं से एलील के आवृत्ति पर अधिक प्रभाव नहीं होता, जिसके कारण आनुवंशिक अपवाद नहीं होता। भौगोलिक पृथक्करण यानी ज्योग्राफिकल आइसोलेशन विभिन्न कारणों जैसे भोजन की उपलब्धता के कारण जीव की समष्टि दो भागों में बंट जाती है। कई बार ऐसी भौगोलिक स्थिति उत्पन्न हो जाती है जैसे खाई का उत्पन्न होना, जिससे दोनों समष्टियों का एक दूसरे से संबंध टूट जाता है, यानी कि वे भौगोलिक रूप से पृथक हो जाते हैं। इसके कारण वे एक दूसरे के साथ जनन नहीं कर पाते और एक समष्टि के जीन दूसरी समष्टि में नहीं जा पाते। यदि भौगोलिक स्थितियां भिन्न होती हैं, तो दोनों समष्टियों में प्राकृतिक चयन और विकास भी भिन्न प्रकार से होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी वे एक दूसरे से भिन्न हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप कई बार वे भिन्न स्पीशीज बन जाते हैं। इन तीनों स्थितियों में जाति उद्भव भिन्न तरीकों से हो सकता है। जैसे डीएनए या गुणसूत्रों की संख्या में बदलाव आता है तो दोनों समूहों के युग्मक एक दूसरे एक निषेचन नहीं कर पाएंगे, परिणाम स्वरूप जाति उद्भव होगा। हमारे चारों ओर उपस्थित विभिन्न स्पीशीज का धीमी गति से विकास होते आ रहा है। यह विकास यानी इवोल्यूशन कई पीढ़ियों तक विविधताओं के जमा होते जाने का परिणाम है। इसके कई प्रमाण दिए जा सकते हैं, चलिए इन्हें समझें। अभिलक्षण का अर्थ बाह्य आकृति अथवा व्यवहार का विवरण है। यदि विभिन्न जीवों में अभिलक्षण समान होते हैं तो इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि वे समान पूर्वज से वंशानुगत हुए होंगे। इस तरह से दो स्पीशीज के अभिलक्षणों में निकट संबंध होगा तो उनका पूर्वज समान हो सकता है, और दो स्पीशीज में दूर का संबंध हो तो इसका अर्थ उनके पूर्वज अपेक्षाकृत अधिक पहले समान होंगे। इस तरह अतीत की कड़ियों का निर्माण करते हुए हम विकास की शुरुआती स्पीशीज तक पहुंच सकते हैं। यदि यह तरीका सही है तो इसका अर्थ जीवन की उत्पत्ति अजैविक पदार्थों से ही हुई होगी, यह माना जा सकता है। चलिए विकास के संदर्भ में विभिन्न प्रमाणों की चर्चा करें। वर्गीकरण से प्रमाण। पृथ्वी पर पौधों एवं जंतुओं की कई स्पीशीज है। इन्हें यदि प्राकृतिक समानताओं तथा विभिन्नताओं के आधार पर वर्गीकृत करते हैं, जैसे जगत, फाइलम या डिवीजन, वर्ग, गण, कुल, वंश, स्पीशीज में, तो हम विभिन्न समूहों का धीरे धीरे विकास किस प्रकार हुआ इसकी एक झलक देख पाएंगे। समजात संरचनाओं से प्रमाण। सील का फ्लिपर, चमगादड़ का पैटैजियम, मानव का हाथ, इन सभी में पादों की आधारभूत संरचना समान है, परंतु इनका प्रयोग भिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। जैसे पैटैजियम उड़ने के लिए, सील का फ्लिपर तैरने के लिए तथा मानव का हाथ पकड़ने के लिए सहायता करते हैं। ऐसी संरचनाओं को समजात संरचनाएं कहते हैं। समजात संरचनाएं समान पूर्वज होने का प्रमाण देती है, यानी कि इनका विकास समान पूर्वज से हुआ है। समरूप संरचनाओं से प्रमाण। पक्षी, चमगादड़ और तितलियों के पंखों का कार्य समान है, हवा में उड़ना, लेकिन इनकी उत्पत्ति तथा आधारभूत संरचना भिन्न है। जब विभिन्न समूहों के जीवों का आवास समान होता है, तब उनमें दिखने में तथा क्रिया के समान संरचनाओं का विकास होता है,
जो उन्हें उत्तरजीविता का लाभ देता है। इस तरह यदि अंग दिखने में तथा कार्य में समान हो, लेकिन संरचना तथा उत्पत्ति भिन्न हो, तो इन्हें समरूप या तुल्य रूप संरचना कहते हैं। समरूप संरचनाएं भिन्न पूर्वज के होने का प्रमाण देती है। क्या शकरकंद और आलू भी समरूपता के उदाहरण हैं? आप स्वयं ज्ञात कीजिए। अवशेषी अंगों से प्रमाण। जीवों में कुछ ऐसे अंग होते हैं जो पूर्वजों में कार्यशील थे, लेकिन अब कार्यविहीन हो गए हैं। इन्हें अवशेषी अंग यानी वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहते हैं। जैसे मानव के पूर्वजों में कृमि रूप परिशेषिका यानी वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स सेल्यूलोज के पाचन में सहायक था। विकास के दौरान मनुष्य सर्वाहारी हुआ तथा सेल्यूलोज की मात्रा भोजन में कम होती गई। इससे कृमि रूप परिशेषिका अवशेषी अंग बन गया। जीवाश्म से प्रमाण। मृत जीव के परिरक्षित अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। जीवाश्म कितने पुराने हैं यह जानने की एक विधि है पृथ्वी में नीचे खोदते जाना। जीवाश्म भूमितल में जितनी गहराई पर पाए जाते हैं उतने ही वे पुराने होते हैं। अन्य विधि है फॉसिल डेटिंग। सामान्यतः फॉसिल डेटिंग कार्बन डेटिंग की प्रक्रिया द्वारा की जाती है, जिसमें जीवाश्म में पाए जाने वाले किसी एक तत्व के विभिन्न समस्थानिकों यानी आइसोटोप्स का अनुपात के आधार पर जीवाश्म का समय निर्धारण किया जाता है। जीवाश्मों के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि सबसे पुराने जीवों की शरीर रचना सरल थी और समय के साथ धीरे धीरे वह जटिल होते गई। यानी कि समय के साथ धीरे धीरे सरलतम जीवों से जटिल जीवों का विकास होते आ रहा है। आर्कियोप्टेरिक्स यह एक प्राचीन पक्षी था जिसके जीवाश्म से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि पक्षियों का विकास सरीसृपों से हुआ है तथा यह जंतु दोनों के बीच की संयोजक जाति है। विकास क्रमिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाले छोटे छोटे परिवर्तनों का परिणाम है। उदाहरण के लिए प्लेनेरिया जैसे जीव में आंखों जैसी संरचना होती है, लेकिन वह विकसित नहीं थी। कुछ जीवों की आंखें रंग की पहचान नहीं कर पाती। मनुष्य की आंखें इन सबसे अधिक विकसित है। आणविक जाति वृत्त। जनन के दौरान डीएनए में होने वाले परिवर्तन विकास की आधारभूत घटना है। ये परिवर्तन उत्तरोत्तर अगली पीढ़ियों में संचित होते जाते हैं। यदि दो जीवों के डीएनए में निकट संबंध हो तो इसका अर्थ उन जीवों में निकट संबंध है। आणविक जातिवृत्त समय के साथ पीछे जाकर यह पता करता है कि ये परिवर्तन किस समय हुए। इससे यह पता लगाया जा सकता है कि किसी जीव का विकास कौन से जीव से हुआ। कुछ स्पीशीज का कृत्रिम चयन से विकास हुआ है। कृत्रिम चयन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य उन लक्षणों का चयन करता है जो उनके वंश में स्थानांतरित हो जाती है। जंगली गोभी से कृत्रिम चयन द्वारा पत्ता गोभी, ब्रोकली, फूल गोभी, गांठ गोभी, केल इत्यादि विविधताओं को उत्पन्न किया गया। चलिए अब मानव स्पीशीज का विकास समझे। मानव विकास को समझने के लिए भी हम यथा उत्खनन, समय निर्धारण, जीवाश्म और डीएनए अनुक्रम का निर्धारण इन साधनों का प्रयोग करते हैं। मानव के रंग, रूप और आकार में विविधता अवश्य है, लेकिन वे सभी एक ही स्पीशीज के सदस्य हैं। सभी की आधारभूत संरचना समान है। सभी के गुणसूत्रों की संख्या 46 है और डीएनए भी समान है। सभी मानव एक दूसरे के साथ जनन कर सकते हैं। मानव जाति के सर्वप्रथम सदस्य होमो सेपियंस को अफ्रीका में खोजा जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि मानव का उद्भव अफ्रीका से हुआ। कुछ हजार वर्ष पूर्व हमारे पूर्वज पूरे अफ्रीका में तथा एशिया, यूरोप, अमेरिका इत्यादि में फैल गए। अपना जीवन सर्वोत्तम तरीके से जीने के लिए उनमें परिवर्तन होते गए तथा विकास होते हुए आज की पीढ़ी का मानव उत्पन्न हुआ है।